हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। और इससे पहले के अगर आपको करंट अफेयर्स देखने हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा करें तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, क्योंकि लाइक बहुत कम मिलते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन हम लोगों का भी डाउन हो जाता है। इस तरह के बढ़िया करंट अफेयर्स आपको देते हैं, हम बहुत सर्च करना पड़ता है, बहुत खोजना पड़ता है, तब जा कर के आपके एग्ज़ाम के लायक जो न्यूज़ है वो मिलती है। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कल तक की सारी पीडीएफ अपडेटेड हैं उस चैनल पे, आप फाइल सेक्शन में जाएंगे तो सारी पीडीएफ मिल जाएगी। आगे बढ़े हम। मैंने आपसे कल एक सवाल पूछा था जिसका आंसर तो फिलहाल अभी तक तो किसी ने नहीं दिया है, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आगे हो सकता है दें। एक मैंने सवाल पूछा था वरुणा एक्सरसाइज को लेकर के कि जो वरुणा एक्सरसाइज है वो किसके किसके बीच में होती है, तो इंडिया और फ्रांस की जो नेवी होती है उनके बीच में एक्सरसाइज होती है, जिसका जवाब इस बच्चे ने एकदम सही दिया है। और इसका जो लेटेस्ट जो एडिशन है वो 25 को हेल्ड हुआ था 2023 में। कल मैंने आपसे सवाल पूछा था कि जो हॉलीडे डिक्लेयर होते हैं अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अप्लाइज ओनली टू, तो ये जो हॉलीडे डिक्लेयर करती है सरकार, ये किसके ऊपर अप्लाई होते हैं। अब ये जो हॉलीडे हैं वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 25 के अंतर्गत डिक्लेयर किए जाते हैं। तो ये जो हॉलीडेज़ हैं ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बैंक्स, इंश्योरेंस, अदर फाइनेंशियल अंडरटेकिंग्स, मतलब ऊपर के सभी पे लागू होते हैं। बहुत सारे बच्चे केवल बैंक जानते हैं, और बैंक क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है तो लोग सोचते हैं केवल बैंक से ही रिलेटेड है, नहीं, बल्कि जो पब्लिक हॉलीडे का जो एक फ्रेमवर्क है या फिर जो पावर है वो उस एक्ट में लिखी गई है कि उस सेक्शन 25 में बताया गया है प्रोमिसरी नोट को लेकर के कि कौन कौन से दिन, अगर वो हॉलीडे वाले दिन मैच्योर हो रहा है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा। और उसी में इस बात को बताया गया है कि हॉलीडे का मतलब क्या है, संडे को, या फिर उसमें एक लिखा हुआ है कि जो केंद्र सरकार है जब जिस दिन को नोटिफाई करे पब्लिक हॉलीडे के तौर पे वो हॉलीडे माना जाएगा। आगे हम बात करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको अभी आखिरी में आज के ही इस क्लास में बताऊंगा, फिलहाल आप सोचिए। इसका मैं जानता हूं ज़्यादातर 90% बच्चे गलत जवाब देंगे। लिखा है डैश इज़ द मिनिमम रेट बिलो विच अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन नॉट लेंड यू लोन, कि मतलब वो कौन सा रेट है इनमें से जिसके नीचे कोई भी बैंक आपको लोन नहीं दे सकता है, जो भी लोन देगा उससे ऊपर ही लोन देगा। तो बहुत सारे बच्चे मैं जानता हूँ बेस रेट को टिक करेंगे, किताबों में यही पढ़ते आ रहे हैं, वेबसाइट्स पे भी यही आपको मिलेगा, जो कि गलत जवाब है। सही जवाब क्या है और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन के लिए वेट करिए, क्लास के अभी आखिरी में हम इसको डिस्कस करते हैं। आज के सवाल से स्टार्ट करते हैं। 3 महीने लंबी चलने वाली कैंपेन लॉन्च करी गई है, नाम है इसका संपूर्णता अभियान। इसे किसने लॉन्च किया है ये बताना है। तो इसे लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। संपूर्णता जो अभियान है ये पूरे इंडिया, पैन इंडिया में लॉन्च किया गया है। इसके अलग अलग थीम हैं। थीम क्या क्या इसके हैं, जैसे हेल्थ को लेकर के, न्यूट्रिशन को लेकर के, एग्रीकल्चर, सोशल डेवलपमेंट, एजुकेशन, मतलब जितने भी आप समझिए कि समाज से जुड़े हुए की फैक्टर्स हैं या की इंडिकेटर्स हैं, उन सब में जहाँ जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट में जो एम रखा गया था, जो लक्ष्य रखा गया था उससे नीचे हैं, तो उनको पूरा करने के लिए संपूर्णता अभियान लॉन्च किया गया है। अगर यहाँ पे यही सारी बात बताई गई है कि इसमें टोटल 12 की सोशल सेक्टर इंडिकेटर्स हैं जिनमें सेचुरेशन अटेन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स और 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को मेन फोकस इसमें रखा गया है। वहीं अगर नीति आयोग की बात करें तो आप सबको पता होगा, पहले इसको प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था, उसके बाद इसको नीति आयोग नाम दिया गया। नीति आयोग का काम क्या होता है, जो भी पब्लिक पॉलिसीज़ हैं उनका जो थिंक टैंक है, एपेक्स बॉडी है, वो नीति आयोग है, जो किस तरीके से सामाजिक जो पब्लिक पॉलिसीज़ हैं डिसाइड होंगी और कैसे भारत आगे बढ़े। इसके जो वर्तमान समय में चेयरमैन है, अच्छा चेयरमैन की बात कर लेते हैं। चेयरमैन कोई भी प्लानिंग कमीशन की बात हो चाहे नीति आयोग की बात हो, चेयरमैन उसका फिक्स होता है। कौन होता है, जो भी भारत का प्रधानमंत्री बनेगा वही नीति आयोग का क्या होता है, चेयरमैन होता है। मतलब उसका अध्यक्ष कौन होगा, भारत का प्रधानमंत्री। तो वर्तमान समय में कौन है, नरेंद्र मोदी। अगर हम वाइस चेयरमैन की बात करें तो वो हैं सुमन बेरी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। लिखा हुआ है सेंटर इशूज स्कीम गाइडलाइंस फॉर फंडिंग ऑफ टेस्टिंग फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन विथ अ टोटल बजटरी आउटले ऑफ।
भारत सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत जो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूशनल जो सपोर्ट है, उसकी फंडिंग करने के लिए एक स्कीम की गाइडलाइंस इशू करी है। किसको कैसा सपोर्ट मिलेगा, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, और इसका जो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ और ये सबका जो बजट रखा गया है वो कितना रखा गया है, तो ये रखा गया है 200 करोड़ रुपए। ध्यान रखिएगा, ये जो बजटरी आउटले है ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का नहीं है कि इस नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 200 करोड़ है। ये जो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ की फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर या इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जो चाहिए होगा, उसका जो बजट है वो 200 करोड़ रुपए रखा गया है। वहीं अगर हम बात करें नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है, नाम से स्पष्ट है, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ाने को लेकर के मिशन लॉन्च किया गया है। अब इस मिशन का क्या उद्देश्य है कि जैसे सारे देश आगे बढ़ रहे हैं जीरो कार्बन की तरफ, भारत भी आगे बढ़ रहा है। और भारत क्योंकि जनसंख्या में बहुत ज़्यादा देश है, तो इसका जो कह सकते हैं कि डिमांड है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ग्रीन हाइड्रोजन को अपनाया जा रहा है ताकि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनकी जगह ग्रीन हाइड्रोजन ले सके। बसों में, गाड़ियों में, हर जगह ग्रीन हाइड्रोजन चलने वाली गाड़ियाँ हो सकें, तो ज़्यादातर यूज होगा तो हमारा जो कार्बन उत्सर्जन है वो कम होगा। इसको लेकर के सरकार ने जो अपनी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है 2023 में इसको लॉन्च किया था। इसका पूरा एक वीडियो मैंने बना रखा है, चैनल पे है। आप टाइप करेंगे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्टडी स्मार्ट डालेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। तो इसका जो आउटले रखा है सरकार ने 19,744 करोड़ रुपए रखा गया है। कब तक का है? 2029-30 तक का, मतलब 2023 से लेकर के 2029-30 तक का जो आउटले है वो 19,744 करोड़ रुपए है। इसके लिए आप देख रहे होंगे बहुत सारे अब जो कंपनीज़ हैं वो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट भी अब लगा रही हैं, लगना शुरू हो चुके हैं ताकि उनका प्रोडक्शन बढ़ सके। वहीं अगर हम बात करें कि ये जो स्कीम है, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ वगैरह और ये सारी चीज़ें, ताकि जो क्वालिटी है वो मेंटेन करी जा सके, उसके लिए जो ये फंडिंग वगैरह होगी उसको हेड कौन करेगा या फिर कौन इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी होगा, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोलर एनर्जी, ये क्या होगी, स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी होने वाली है। वहीं अगर हम बात करें, लिखा है स्कीम इनकम्पासेस द डेवलपमेंट ऑफ रोबस्ट क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस टेस्टिंग फैसिलिटीज टू इंश्योर क्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड सेफ्टी इन GH2 ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड ट्रेड। कि मतलब वही कि अच्छी क्वालिटी का ग्रीन हाइड्रोजन रहेगा तो भारत के लिए ज़्यादा बेटर है। हम अपने ज़रूरत के लिए तो उत्पन्न करेंगे ही करेंगे, अभी से हमने पार्टनरशिप करना शुरू कर दिया है खास तौर पे खाड़ी देशों के साथ, कि हम उनको भी ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है अपने यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये अभी से शुरू हो चुका है, लेकिन ये तब ज़्यादा अच्छा होगा जैसा यहाँ पे बताया गया कि जब क्वालिटी उसकी अच्छी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, लिखा गया इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो ये इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स कब सेलिब्रेट किया जाता है? सहकारिता दिवस। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है सी और ऑप्शन सी 6 जुलाई को, मतलब ये आया नहीं है, एडवांस में जान लीजिए क्योंकि इसकी न्यूज़ आ गई थी। क्योंकि जो यूनियन मिनिस्टर हैं कोऑपरेटिव्स डिपार्टमेंट के, उनका एक स्कीम आ गया है। कौन है? अमित शाह हैं। तो अमित शाह होम मिनिस्टर भी हैं, इसके भी मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशन भी हैं। तो ये सहकार से समृद्धि नामक एक कॉन्फ्रेंस जो है इसको अटेंड करने वाले हैं और गांधीनगर गुजरात में, और इसमें कई सारी घोषणाएं भी करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि मिनिस्टर विल लॉन्च स्कीम फॉर 50% असिस्टेंस ऑन द परचेज ऑफ नैनो फर्टिलाइजर्स बाय द फार्मर्स। कि जो नैनो फर्टिलाइजर्स हैं उनकी खरीद पे 50% का जो असिस्टेंस है वो देने की घोषणा होगी। इसके साथ साथ ही मिनिस्टर इनॉग्रेट करेंगे भारत ऑर्गेनिक आटा, जो कि प्रोड्यूस किया गया है NCOL के द्वारा। तो ये जो भारत ऑर्गेनिक आटा है, जैसे हम आजकल देख रहे हैं ना, भारत जो ब्रांड है उससे कई सारे इस तरह के प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं। भारत और राइस निकल रहा है, भारत ऑर्गेनिक करके दालें भी आ रही हैं। तो ऐसे भारत ऑर्गेनिक आटा भी यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया है NCOL के द्वारा, और ये भी इनॉग्रेट किया जाएगा। इसके साथ साथ ही जो मिनिस्टर होंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रुपे KCC, किसान क्रेडिट कार्ड होता है KCC की फुल फॉर्म, एट ए 0 इंटरेस्ट रेट टू वुमेन कोऑपरेटिव्स मेंबर्स इन बनासकाठा। कि 0 इंटरेस्ट रेट वाला KCC यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। किसको? जो वुमेन कोऑपरेटिव्स मेंबर्स हैं उनको। तो मतलब उन पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, वो अपने खेती किसानी या फिर जो उनका गृह उद्योग चल रहा होगा उसके लिए वो लोन ले पाएंगी आसानी से, और उसे रीपे करेंगी तो कोई उनको इंटरेस्ट वगैरह नहीं देना पड़ेगा। तो ये सारी घोषणाएँ होने वाली हैं। यहाँ पे देखिए इसकी थीम भी लिखी गई है, कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। ये इसकी क्या है? थीम है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव्स डे की। आगे बढ़े, अगला सवाल क्या है कि नाउ इंडियन ट्रेवलर्स और NRIs
डैश विल बी एबल टू मेक यूपीआई पेमेंट्स थ्रू क्यूआर कोड थ्रू पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स। जो पीओएस मशीन होती है ना, जिसमें आप कार्ड स्वैप करते हैं, तो उन मशीनों के जरिए अब क्यूआर कोड के माध्यम से जो इंडियन ट्रेवलर्स हैं या फिर एनआरआईज हैं, मतलब जो वहाँ पे रही रहे इंडियंस हैं, वो बड़े ही आसानी से इस देश में यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर पाएंगे। तो कौन सा देश है ये? तो ये देश है, इसमें से तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, नन ऑफ दीज इसका सही होगा। ये देश कौन सा है? ये है यूएई। यूएई में ये सुविधा स्टार्ट हो रही है कि अब भारत के जो नागरिक हैं यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर पाएंगे। इसमें थोड़ा डिटेल अगर देखें तो ये जो सुविधा वगैरह है, इसको मतलब कौन है जो इस तरह की जो सुविधाएं हैं विदेशों में लॉन्च करता है या फिर प्रयास करता है इसका? तो यह है NIPL, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड नाम है इसका। इसने पार्टनरशिप करी है नेटवर्क इंटरनेशनल से, जो कि एक ई-कॉमर्स इनेबलर है, कहाँ पे? मिडिल ईस्ट और अफ्रीका का, बहुत जाना माना। तो इसके साथ पार्टनरशिप करी है और इसी ने फैसिलिटेट किया है कि जो एक्सेप्टेंस है क्यूआर बेस्ड पेमेंट की यूपीआई के माध्यम से वो हो सके, जो पीओएस मशीन यूएई में काम कर रही हैं उनके द्वारा। तो पीओएस मशीन पे आप जाएंगे, अगर आप यूएई में हैं तो आप अगर डिमांड करेंगे क्यूआर कोड की यूपीआई से पेमेंट करने के लिए, तो आपको अब मिल जाया करेगा। वहीं अगर हम बात करें NIPL की, तो NIPL को NPCI ने ही डेवलप किया या इनकॉर्पोरेट किया। कब? अप्रैल 3, 2020 को, एक अलग कंपनी के तौर पे। और ये NPCI की होलली ओन्ड सब्सिडरी है, मतलब पूरा 100% स्टेक NPCI के पास है। किस लिए इसको बनाया गया? ताकि NPCI जैसे इंडिया के अंदर के सारे प्रोडक्ट्स वगैरह को डिज़ाइन करती है, डिप्लॉय करती है और फिर मेंटेनेंस करती है, नए नए इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ को लाती है, इन टेक्नोलॉजीज़ को भारत के बाहर भी ले जाने का जो काम है वो भी NPCI के पास था। लेकिन फिर एक ही कंपनी इतने सारे काम करेगी तो फिर गड़बड़ हो जाती है। इसके लिए एक अलग से इसीलिए सब्सिडरी बनाई है NPCI ने, ताकि वो जो बाहर जो जैसे भारत का जो रुपए पेमेंट सिस्टम है, जैसे वीज़ा मास्टर कार्ड है, वैसे भारत का रुपए पेमेंट सिस्टम जो है, इसको हो या फिर यूपीआई हो, इसको आउटसाइड ऑफ इंडिया कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, इसके लिए NIPL को बनाया गया। और जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर अब जैसे हमारे पड़ोसी देश हो गए या फिर बाहर के खाड़ी देश हो गए, तो यूपीआई की जो एक्सेप्टेंस है वो बढ़ती जा रही है। और एक समय ऐसा होगा जब ज़्यादातर जगहों पे यूपीआई एक्सेप्टेबल होगा, तो भारतीयों के लिए आसानी रहेगी कि आप अगर बाहर जा भी रहे हैं तो आप बड़े आसानी से पेमेंट कर पाएंगे। आपको किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन फीस वगैरह फिर अलग कार्ड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है डैश एंड द स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया हैव साइंड अ MOU टू डेवलप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स। कि AI टूल डेवलप करने के लिए स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया, स्पाइसेस तो आप समझ रहे हैं मसालों की बात हो रही है, तो वो जो मसालों वाला बोर्ड है उसने किसके साथ टाई अप किया है, MOU किया है कि एक AI टूल बनाएंगे। किस लिए बनाएंगे वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो ये सबसे पहले इसका आंसर क्या है? NIC, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जिसका काम क्या होता है, इंडिया में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है इस तरह का, खास तौर पे जो सरकारी काम है वो सारा कुछ NIC ही देखता है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हो, वेबसाइट से रिलेटेड हो, जो भी काम है सब NIC ही देखता है। आप कोई भी गवर्नमेंट साइट आप ओपन करेंगे तो आपको NIC.in ऐसा करके उसका डोमेन भी आपको देखने को मिलता है। तो NIC तो एक सरकारी संस्था है जो कि काम करती है इस फील्ड में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली फील्ड में काम करती है। और इसी ने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है कोलकाता में, किसको लेकर के? AI को लेकर के। और वही जो सेंटर है इस प्रोजेक्ट को जो है लीड करेगा। और ये जो AI टूल होगा ये क्या काम करेगा? AI टूल हेल्प करेगा डिटेक्टिंग एंड क्लासीफाइंग लार्ज कार्डमम डिजीजेस इन सिक्किम। ये याद रखिएगा कौन से राज्य के लिए है। तो सिक्किम राज्य में जो बड़ी इलायची होती है उसमें पाए जाने वाले जो डिजीज़ेज़ होती हैं उनको डिटेक्ट और क्लासीफाई करने का काम ये AI टूल करेगा, जिससे सही समय पे उसका इलाज हो सके और जो फसल की बर्बादी है वो कम से कम हो। तो AI आप देख रहे हैं कि जैसे भी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि पेंच जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पर AI जो टावर्स हैं वो लगाए गए हैं ताकि अर्ली फायर जो डिटेक्शन सिस्टम है वो हो सके। और 3 मिनट के अंदर अगर जंगल में आग लगती है तो 3 मिनट के अंदर जो है अलर्ट मिल जाएगा। और वो स्मोक या फिर जो फॉल्स अलार्म होते हैं, जैसे बादल हो गया, स्मोक हो गया, उनको भी डिटेक्ट कर पाएगा, तो वो फॉल्स अलार्म नहीं बजाएगा। तो ऐसे आप देख रहे हैं कि जब AI इस तरीके से यूज़ होगा तो हमारा जीवन ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन AI के यूज़ से ज़्यादा मिसयूज़ भी हो रहे हैं, वो भी आप डेली लाइफ में देख रहे हैं। NIC की बात करें तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1976 में। इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल देखते हैं। लिखा गया है कि इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि इंडिया की जो पहली मिसाइल है इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल, इसको टेस्ट फायर किया है सक्सेसफुली, मतलब इसने अपना टारगेट हिट किया है। इसका नाम क्या है? ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है, तभी समझेंगे इसका मतलब क्या होता है। फिलहाल इसका नाम है रुद्रम-1। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। रुद्रम-1 मिसाइल एंटी रेडिएशन मिसाइल है और इसे जो लॉन्च किया गया है या फिर जो इसे लगाया गया है, इंटीग्रेट किया गया है, वो किया गया है सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स के लिए। और जैसा आप समझ सकते हैं कि ये जो मिसाइल है ये इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाई गई है। और ये मिसाइल कैसी है? तो ये है एयर टू सरफेस मिसाइल है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसको DRDO ने डेवलप किया है एयरफोर्स के लिए। अब एंटी रेडिएशन का मतलब समझते हैं कि जैसे जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं या फिर ऐसे सेंटर्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हो रहा होता है या फिर जो रडार सेंटर्स होते हैं वो रेडिएशन इमिट करते हैं। तो अगर हमें किसी देश को अटैक करना है लेकिन अगर वहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है तो हमारा जो अटैक है पूरी तरीके से कामयाब नहीं होने वाला है, क्योंकि जैसे ही हम उसकी सीमा में घुसेंगे हमारे ऊपर भी अटैक या फिर जो मिसाइलें होंगी जो एयर डिफेंस वाली वो छोड़ दी जाएंगी। लेकिन अगर वो एयर डिफेंस सिस्टम ही नष्ट हो जाए तो बहुत आसानी होगी। तो इसलिए ये मिसाइल जो बनाई गई है ये रेडिएशन की खोज करती है। जैसे बहुत मिसाइलें, जैसे आप एयरफोर्स की बात करेंगे तो ज़्यादातर जो मिसाइलें होती हैं वो हीट को जो है ट्रैक करती हैं, कि अगर एयरप्लेन चल रहा होता है तो मिसाइल छोड़ी जाती है, अगर एयर जो जेट है वो अगर मुड़ता भी है तो मिसाइल उसके साथ साथ मुड़ती है, क्योंकि वो हीट को ट्रैक कर रही होती है। इसलिए फ्लेयर्स भी छोड़े जाते हैं ताकि मिसाइल अपना जो रास्ता है बदल ले, क्योंकि फ्लेयर्स में भी हीट होती है तो कई बार वो फायदेमंद भी होता है। ये जो मिसाइल है एंटी रेडिएशन मिसाइल है, मतलब ये रेडिएशन को ट्रैक करेगी और जहाँ से रेडिएशन इमिट हो रहा होगा उस टारगेट को एक्यूरेटली हिट करेगी, जिससे जो एयर डिफेंस सिस्टम्स वगैरह हैं या जो रडार सिस्टम्स वगैरह हैं वो नष्ट हो जाएं। तो इसके लिए इसमें INS GPS नेविगेशन का प्रयोग किया गया है, जिसमें एक पैसिव होमिंग हेड होगा फाइनल अटैक के लिए, ताकि जो एक्यूरेसी है वो मेंटेन रहे। यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो ऑपरेशनल जो रेंज है इसकी 250 किलोमीटर तक की है। इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम द वेरिंग एल्टीट्यूड रेंजिंग फ्रॉम 500 मीटर टू 15 किलोमीटर। मतलब एल्टीट्यूड की अगर बात करें तो 500 मीटर से लेकर के 15 किलोमीटर ऊपर तक से ये लॉन्च करी जा सकती है और ये अपना टारगेट हिट करेगी। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसका नाम आप देख सकते हैं। अच्छा, इसे देखेंगे तो इसको NGARM इस नाम से भी जाना जाता है, मतलब न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल। ओके, तो अगर लिखा है मत सोचिएगा कुछ अलग है, ये वही है। आगे बात करते हैं। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने किसको अपॉइंट किया है नेशनल मेडिकल कमीशन का चेयरपर्सन? सबसे पहले नेशनल मेडिकल कमीशन की बात करें तो एक 2020 में इसको बनाया गया था इस कमीशन को। इससे पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था, जिसका काम क्या होता है कि जो भी मेडिकल कॉलेजेस वगैरह हैं उन सबको मान्यता वगैरह देना, जो पूरा करिकुलम वगैरह है उस सबको देखना, या मतलब क्वालिटी वगैरह को चेक करना, जो एक्रीडेशन वगैरह है वो देना, वो सब काम इसका है। तो इसके जो चेयरपर्सन है वो बनाए गए हैं डॉक्टर BN गंगाधर। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला सवाल लिखा हुआ है, सोपना कलिंगल ऑफ कलिंगल प्लांटेशन त्रिशूर रिसीव स्पाइस अवार्ड 2024 इंस्टीट्यूटेड बाई। तो सोपना कलिंगल को मिला है। पहली चीज़ तो यही इंपॉर्टेंट है कि जो स्पाइस अवार्ड है वो किसको मिला है। तो ये स्पाइस अवार्ड किसके द्वारा इंस्टीट्यूटेड है? तो इसको जो है बनाया है ICAR ने। ये तो आप जानते होंगे ICAR के बारे में। तो ICAR ने इस अवार्ड को बनाया है कि मतलब क्रॉप के फील्ड में, स्पाइस क्रॉप के फील्ड में जो बेहतर तरीके से काम कर रहा होगा उसको अवार्ड दिया जाता है। तो ये इस बार इनको मिला है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू WIPO पेटेंट लैंडस्केप रिपोर्ट ऑफ जनरेटिव AI। मतलब WIPO जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसने एक रिपोर्ट करी है कि कहाँ के जो इन्वेंटर्स हैं वो सबसे ज़्यादा संख्या में जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पेटेंट फाइल कर रहे हैं। मतलब इस देश के जो इनोवेटर्स हैं वो इतनी ज़्यादा संख्या में पेटेंट फाइल कर रहे हैं कि पहले और दूसरे नंबर के बीच का जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है। मतलब जो दूसरे नंबर पे है उससे 6 गुना ज़्यादा पेटेंट हैं पहले नंबर के। तो ये कोई और देश नहीं है, आप सब ने भी समझ ही लिया होगा, ये बात हो रही है चाइना की। तो जनरेटिव AI के क्षेत्र में, जेन AI जिसको कहा जाता है शॉर्ट में, इसके क्षेत्र में चाइना में बहुत पेटेंट फाइल हो रहे हैं। अगर हम जनरेटिव AI की बात करें कि ये क्या है, तो लिखा है जनरेटिव AI या जेन AI जो है वो यूजर को अलाउ करती है कि वो कंटेंट क्रिएट करे, इंक्लूडिंग टेक्स्ट, म्यूजिक,
कंप्यूटर कोड पावरिंग अ रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट इंक्लूडिंग चैटबॉट सच एज चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, बाइडूज, इरनी। मतलब ये जो जनरेटिव एआई के फील्ड है जिसमें आप अपना जो प्रॉम्प्ट है वो लिखते हैं और उसके आधार पे जो एआई है प्रॉम्प्ट को के ऑर्डर को फॉलो करते हुए आपके लिए टेक्स्ट, म्यूज़िक, इमेज या आप कंप्यूटर कोड वो सब डेवलप करते हैं, उसको जनरेटिव एआई कहा जाता है। जैसे आप एग्जांपल भी समझ सकते हैं, कुछ आपके कॉमर्शियल या कंज्यूमर बेस्ड जो आपके प्रोडक्ट हैं जैसे चैट जीपीटी हो गया, गूगल जेमिनी हो गया, तो इन सब का प्रयोग आपने किया होगा, तो इनको जनरेटिव एआई कहा जाता है। अगर हम बात करें चाइना की तो 2014 से 2023 के बीच में लिखा है 38,000 जिन एआई इन्वेंशन जो हैं वो फाइल किए गए हैं। और अगर हम बात करें सेकंड प्लेस पे जो है वो कौन है, यूएस है। और यहाँ पर मैंने टॉप 5 इन्वेंटर्स यहाँ पे रखे हैं, जिसमें अच्छी बात यह है कि इंडिया का भी नाम है टॉप 5 में जो जेन एआई के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन बुरी बात इसमें ये है कि बहुत पीछे हैं हम। खैर हम क्या, यूएसए भी बहुत पीछे है। 38,210 इन्वेंशंस हैं चाइना के, और यूएस के देखेंगे लिखा है 6,276, मतलब 6 गुना से भी ज़्यादा का अंतर है। और रिपब्लिक ऑफ कोरिया है थर्ड नंबर पे 4,155 के साथ, जापान तीसरे नंबर पे और इंडिया है 1,350 के साथ में। और अगर हम बात करें टॉप इन्वेंटर कौन है, मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा किसने फाइल किए हैं, तो वो है टेनेसेंट, जिसका नाम आपने सुना होगा, पबजी वगैरह बैन हुआ था तब शायद सुना हो। तो 2,774 जो इन्वेंशंस है वो टेनेसेंट ने ही फाइल किए हुए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है और दूसरे देशों को भी इससे सबक लेना चाहिए कि इस फील्ड में अगर आप इतने पीछे रहेंगे, क्योंकि आने वाला समय एआई का ही है, शुरू भी हो चुका है। आप जैसे देख रहे हैं न्यूज़ रिलेटेड जो है एआई से कितनी ज़्यादा हो रही हैं। आगे बढ़ें, लिखा हुआ है कि कौन होस्ट करने वाला है 46 सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन इन न्यू दिल्ली फ्रॉम जुलाई 21। तो अगर आप न्यू दिल्ली को भी पढ़ लेंगे तो आपको पता होगा कहाँ पे ये हेल्ड हो रही है कॉन्फ्रेंस या कमेटी सेशन, तो ये होगी इंडिया में। और इंडिया जो है पहली बार, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा है जब इसको होस्ट करने वाला है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है। और आपको पता होगा कि अगर इंडिया इसको होस्ट नहीं भी कर रहा होता तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस आपके न्यूज़ के मतलब एग्जाम के हिसाब से नहीं होती, क्योंकि ये लिखा हुआ है 46 सेशन है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन का, मतलब फाइनल ऐसा कुछ नहीं है, तो कमेटी सेशन का ये हो रहा है। तो ये इंडिया इसको पहली बार होस्ट कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर डिसाइड होगा कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट वगैरह में अब कौन सी जो साइट्स हैं वो फाइनली कौन से हिस्सा बनने वाली हैं। तो इसमें अलग अलग 20, 21 या 25 ऐसे मेंबर्स हैं, वो भाग लेंगे अलग अलग। इंडिया तो उसमें है ही है। अगर हम बात करें इंडिया की तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंडिया की 42 साइट्स हैं, 42 साइट्स हैं, जिसमें से जो 2 हैं लेटेस्ट 2023 में। एक तो शांति निकेतन को ऐड किया गया था, जिसको नोबेल लॉरिएट रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस्टेब्लिश किया था। फिर दूसरा जो है ये है होयसाल के जो मंदिरों का समूह था, उसको शामिल किया गया था, कर्नाटक में पड़ता है। तो ये दोनों लेटेस्ट इंक्लूजन है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के, इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। बाकी अभी ये न्यूज़ अधूरी है। अधूरी क्यों है? क्योंकि अब ये बैठक होगी 21 जुलाई से 10 दिन तक लगभग ये बैठक चलने वाली है। इसमें भी बहुत सारे इनपुट्स मिलेंगे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आएगी। तो जैसे जैसे आता रहेगा कोई नई लिस्ट, मतलब कोई नया यहाँ पे इंक्लूजन होगा, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है कि इसरो का कौन सा वो मिशन है जिसने ये माइलस्टोन अचीव किया है फॉर कंप्लीटिंग फर्स्ट हॉलो ऑर्बिट अराउंड सन अर्थ L1 पॉइंट, कि सन अर्थ का जो L1 पॉइंट है उसकी जो फर्स्ट हॉलो ऑर्बिट है उसको मतलब कंप्लीट कर लिया है। पहली बात तो ये समझिए कि ये L1 पॉइंट का मतलब क्या है। L1 पॉइंट जिसको कहा जाता है लैग्रेंजियन पॉइंट, मतलब ये एक धरती और सूरज के बीच में ऐसा पॉइंट होता है। मान लीजिए क्या है, सूरज है और ये क्या है, मान लीजिए धरती है। अब इतनी छोटी फिर भी मैं काफ़ी बड़ी दिखा रहा हूँ। तो इसकी अपनी कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, धरती की अपनी कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। तो जहाँ पर ये फील्ड आ करके एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर ना तो धरती की ग्रेविटेशनल फील्ड काम कर रही ना तो सूर्य की काम कर रही, वो एकदम ऐसा पॉइंट होगा, तो उसको लैग्रेंजियन पॉइंट कहा जाता है। मतलब वहाँ पर अगर आप कोई ऑब्जेक्ट पुट कर देंगे तो ऑब्जेक्ट कहीं किसी की तरफ हिलेगा नहीं, ना तो सूरज की तरफ जाएगा ना तो धरती की तरफ जाएगा, वो एकदम सस्पेंडेड रहेगा, ऐसे समझिए। उसके ऊपर कोई और वहाँ पर फोर्स का इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो भारत ने 2023 में आदित्य L1 नाम से ये स्पेस क्राफ्ट भेजा था, या फिर इस मॉड्यूल को भेजा था, जो कि काम करेगा सूरज, मतलब सूरज की स्टडी करने का काम करेगा। और इसीलिए इसको L1 पॉइंट पे रखा गया ताकि उसका जो
फोकस हो वो हर समय सूर्य की तरफ ही रहे, और वो ना तो धरती से ना तो सूरज से इन्फ्लुएंस्ड हो। तो इसने ही अपना जो पहला हॉलो ऑर्बिट है सन अर्थ L1 का, वो क्या है, पूरा कर लिया है इन 178 डेज। ये रिकॉर्ड समय में इसने पूरा किया है 178 डेज में। अगर आप इसकी डिटेल जानना चाहिए, सारी वो लिखी हुई मैंने तो आपको बता ही दिया। ठीक है, आदित्य L1 कंप्लीट इट्स फर्स्ट रेवोल्यूशन अराउंड L1 पॉइंट 178 डेज ऑन जुलाई 2 2024। ये 6 जनवरी 2024 को, जैसे ये देख रहे हैं हम एक चित्र सा बना हुआ है, इसरो का ही चित्र है ये, कि यहाँ से लॉन्च किया गया ये। तो ये ऐसे घूमता है ना, क्योंकि हम जो भी आपके सेटेलाइट या फिर जो हमारे PSLVs वगैरह हैं, वो जब छोड़े जाते हैं तो उनको हम डायरेक्ट ऐसे नहीं भेजते हैं, बल्कि हम ग्रेविटेशनल जो फील्ड है उसका फ़ायदा उठाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स का फ़ायदा उठाते हैं। तो ऐसे ही घूमते घूमते इसने अपनी कक्षा बड़ी करी। फिर यहाँ से कक्षा बड़ी करने के बाद ये अर्थ से बाहर जाने लगा, कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर जाने लगा, और यहाँ पर इसने इस पॉइंट पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ा। फिर ये आगे गया, फिर ये ऐसे घूमते हुए फिर ये जो L1 पॉइंट है, इसकी जो हॉलो अर्थ, मतलब ये जो हॉलो ऑर्बिट है, इसको एक चक्कर यहाँ पे पूरा कर लिया है। दूरी 1.5 मिलियन किलोमीटर है L1 पॉइंट की धरती से। तो अब इसको ये पूरा कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, डैश लॉन्चेस हेल्थ साथी टू एम्पावर मर्चेंट पार्टनर्स विथ हेल्थ केयर। तो ये है पेटीएम। पेटीएम ने लॉन्च किया है हेल्थ साथी नाम से, या पेटीएम हेल्थ साथी नाम से, अपने जो मर्चेंट हैं उनके लिए एक हेल्थ सर्विस या हेल्थ केयर प्लान स्टार्ट किया है, जिसमें मिनिमम 35 रुपये से प्लान स्टार्ट होता है, कि कोई जो उनका मर्चेंट पार्टनर है वो जो हेल्थ एक तरह का इंश्योरेंस है वो ले सकता है। उसको कंसल्टेशन अगर डॉक्टर की चाहिए, अनलिमिटेड टेलीकम्युनिकेशन, टेलीफोनिक कंसल्टेशन वो मिल पाएगी। वो सब प्लान यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं। अगला सवाल है कि किसने चेयर करी है अपनी फर्स्ट मीटिंग एज अ चेयर ऑफ द कोलंबो प्रोसेस एट द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव लेवल मीटिंग इन। कि भाई किसने जो है चेयर किया हुआ है ये जो कोलंबो प्रोसेस की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव लेवल मीटिंग है, इसको पहली बार, मतलब उसकी अध्यक्षता की है। तो जो अध्यक्षता करी वो इंडिया ने करी, और कहाँ पे करी है, जो IOM का हेडक्वार्टर है। IOM का मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। तो उसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है, जेनेवा में है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, डी वाला। इंडिया ने पहली बार इसकी अध्यक्षता करी है और जेनेवा में करी है जो मीटिंग हुई है। अगर हम बात करें कोलंबो प्रोसेस की, तो कोलंबो प्रोसेस का मतलब ये है, एक तरह का ये फोरम है, किसका, जो साउथ ईस्ट कंट्रीज़ हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, और जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, उनको मिला करके जहाँ से ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स जाते हैं विदेशों में काम करने, कि मतलब अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में जो जा रहे हैं, यूरोप में, खाड़ी देशों में, ऐसे। तो उन लोगों के लिए ये फोरम बनाया गया, ताकि वो लोग जो वहाँ जाते हैं काम करने के लिए, तो उनको बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो सकें। ऐसा ना हो कि बंधुआ मजदूरी करवाने लग जाएं वहाँ पे जा करके, तो उनके हितों की रक्षा हो सके, उन सब के लिए फोरम बनाया गया था। पहली बार भारत इस फोरम की अध्यक्षता कर रहा है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिटेल में लिखी, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है द 16th एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट। ये किसके बीच में हुई है और कहाँ पे हुई, इंपॉर्टेंट है, मेघालय के उमरोई में। तो आपको पता है कि इंडिया तो है ही है, क्योंकि वो तो वहाँ भी लिखा हुआ है, लेकिन अगला देश कौन सा है। तो नोमैडिक का मतलब समझते हैं आप, मतलब ऐसे समझिए घुमक्कड़, जिसका रहने का एक स्थान ना हो, आज यहाँ पे है कल को दूसरी जगह जाके रह रहा है, नोमैडिक। तो नोमैडिक्स का जो देश है वो कौन सा कहा जाता है, वो कहा जाता है मंगोलिया को। तो ये उसी से याद रखिएगा, इसका बी वाला ऑप्शन सही है। मंगोलिया और इंडिया के बीच में ये हमेशा ये जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, और इस बार ये मेघालय के उमरोई में हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ डैश टू लीड 28 मेंबर्स इंडियन एथलीट्स टीम इन पेरिस ओलंपिक्स 2024। कि भाई जो 28 मेंबर्स की इंडियन एथलेटिक्स की टीम है उसको लीड कौन कर रहा है। तो इस बार पेरिस ओलंपिक हो रहा है, आप सबको पता होगा। तो इसको लीड कर रहे हैं जो जेवलिन थ्रोवर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पिछले टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था, नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा इन सारे टीमों को लीड कर रहे हैं, मतलब 28 एथलीट्स जो हैं उनको लीड कर रहे हैं। आगे बढ़ें तो इसमें देखिए कुछ चीज़ें हैं, समझ के रखिए कि ये जो पेरिस बाउंडेड स्क्वाड है, इसमें 17 मेन है और 11 क्या है, वुमेन है, जो कि अच्छी बात है, थोड़ा और संख्या बढ़े तो और अच्छा है। और इसमें 8 एथलीट्स तो ऐसे हैं जो पिछले ओलंपिक, मतलब टोक्यो ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जैसे नीरज चोपड़ा ही हैं, तो इसके साथ साथ 7 और लोग हैं जो पिछले ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। और अगर हम पेरिस ओलंपिक की बात करें तो ये तीसरी बार है जब पेरिस होस्ट कर रहा है समर ओलंपिक्स को, और
ये 100th एनिवर्सरी भी होगा पेरिस ओलंपिक की, क्योंकि इससे पहले 1900 और 1924 में पेरिस ने समर ओलंपिक्स को आयोजित करवाया था। तो अब ये क्या है, 2024 है, 100 साल इसके पूरे हो रहे हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें पेरिस ओलंपिक का स्लोगन क्या है, तो ये है गेम्स वाइड ओपन। और अगर हम पेरिस ओलंपिक के मस्कट की बात करें तो ये है ओलंपिक फ्राइज या फ्रिज, जो भी आप इसको नाम बोलना चाहे, एक तरह की टोपी है जो फ्रांस वाले लोग पहनते हैं या पहले पहना करते थे, ऐसा कह लीजिए। तो उसी को रखा गया है ओलंपिक का मस्कट। आगे बढ़ते हैं। लिखा है द सेंटर विल स्पेंड अबाउट 5,000 करोड़ ऑफ द 10,372 करोड़ फंड अंडर द इंडिया एआई मिशन। तो क्वेश्चन में भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि पहली चीज तो क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया एआई मिशन के लिए 10,372 करोड़ रुपीस जो एलोकेट किए गए हैं, उसमें से 5,000 करोड़ रुपए केवल किस चीज को प्रोक्योर करने, खरीदने में इंडिया स्पेंड करने वाला है। तो इसका सही जवाब क्या है, वो है जीपीयूज। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। और इससे ये भी याद रखिएगा कि इस मिशन के लिए कितना एलोकेशन है फंड का। इंडिया को अगर एआई के क्षेत्र में आगे रहना है तो फंड की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और जीपीयूज क्यों इंपॉर्टेंट है एआई के लिए, क्योंकि अब अगर आपको एआई पे काम करना है, एआई मॉडल्स डेवलप करने हैं या हाई कंप्यूटिंग पावर आपको लानी है एआई के फील्ड में, तो वो काम सीपीयू नहीं बल्कि जीपीयू से होता है ना। और जीपीयू ही सबसे ज़्यादा जरूरी पार्ट है। और यही एक रीज़न है कि जो एनवीडिया है उसने एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या अल्फ़ाबेट कह लीजिए, सबको पछाड़ दिया है और नंबर 1 कंपनी बन गया है मार्केट कैपिटलाइजेशन में, क्योंकि एनवीडिया का मेन काम ही है जीपीयूज़ बनाना। और इस समय वो बहुत बेहतरीन क्वालिटीज़ के, बहुत हाई परफॉर्मेंस वाले जीपीयूज़ बना रही है। लेकिन इसके लिए जो जीपीयूज़ हैं वो एनवीडिया से ही खरीदे जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। एनवीडिया के भी हो सकते हैं या फिर हो सकता है पूरे एनवीडिया को, अभी कुछ ऐसी बात नहीं, ये कहा गया कि एनवीडिया से खरीदेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सोचिए कि 10,000 करोड़ में से 5,000 करोड़ रुपए केवल जीपीयूज़ पे खर्च होंगे, जो कि क्या कह सकते हैं एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, क्योंकि अगर जीपीयूज़ नहीं होंगे तो आप एआई सिस्टम्स को डेवलप नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है ये जो जीपीयूज़ आएंगे और फिर इसको जो है जो होम ग्रोन कंपनीज़ हैं उनको अगर कंप्यूट की ज़रूरत होगी तो वो भी सरकार प्रोवाइड करेगी सब्सिडाइज रेट पे। तो ये उन कंपनियों के लिए भी अच्छा है या स्टार्टअप्स के लिए अच्छा होगा जो एआई के फील्ड में काम कर रहे हैं। आगे बढ़ें। कुछ वन लाइनर्स हैं, जैसे एक है पी गीता, जिनको पहला के सरस्वती अम्मा अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया है। फिर दूसरा है कि एसबीआई ने अनाउंस किया है 11 नए इनिशिएटिव टू मिटिगेट रिस्क इन एग्री लोन पोर्टफोलियो, कि जो एग्रीकल्चर लोन होते हैं उसमें जो रिस्क होते हैं उनको कम करने के लिए 11 इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं एसबीआई के द्वारा। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा रिटायर होने वाले हैं, उससे पहले बहुत सारी घोषणाएं हो रही हैं, जो कि अच्छी बात है। अब हम आते हैं बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक जीके पे। अगर हम बैंकिंग अवेयरनेस का पहला सवाल लें, क्या है एमसीएलआर में जो एम है उसका मतलब क्या है, बाकी तो लिख दिया है कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड ऑन लेंडिंग रेट। एमसीएलआर का फुल फॉर्म जो है उसमें एम का मतलब क्या है, तो एम का मतलब यहाँ पे होता है मार्जिनल। डी वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड ऑन लेंडिंग रेट्स। एमसीएलआर का काम क्या होता है, एमसीएलआर का काम ये होता है कि एक तरह का ये बेस रेट होता है बैंकों के द्वारा कि जिसके नीचे जो बैंक है वो लोन नहीं दे सकते। और जो भी लोन देना है वो अगर बैंक देते हैं तो उसको, जैसे होम लोन आपको लेना है तो लिखते हैं एमसीएलआर प्लस 65 बेसिस पॉइंट प्लस 75 बेसिस पॉइंट, मतलब जो भी एमसीएलआर होगा उससे 0.075% या 65% ज़्यादा पे लोन मिलेगा। तो वो स्प्रेड को तय करता है एमसीएलआर। इससे नीचे अगर बैंक ने लोन दिया तो फिर बैंक की शामत आनी है, क्योंकि फिर उसके लिए मुसीबत हो जानी है। तो ऐसे ये बेस रेट होते हैं एमसीएलआर। इसी से अगला सवाल जो मैंने आपको शुरुआत में पूछा था कि जो मिनिमम इंटरेस्ट रेट है बिलो विच बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन नॉट लेंड यू लोन्स, वो कौन सा है। तो आप सब जान गए होंगे कि ये कौन सा है, एमसीएलआर है। ये आंसर गलत है। इसका ज़्यादातर आंसर आप बेस रेट पाएंगे। जो बेस रेट है ना बहुत पहले शुरू किया गया था, 2010 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। बेस रेट से पहले प्राइम बेंचमार्क रेट हुआ करता था, और प्राइम बेंचमार्किंग जो रेट होता था उसका भी यही काम होता था, बेस रेट का भी यही काम होता था। मतलब ये होता था कि बैंक के, ये तो कहा जाता था कि आप एक क्राइटेरिया तय करिए, 5% 10% जो भी है, जितना आपको कॉस्ट लग रहा है अपना फंड इकट्ठा करने के लिए, उसके नीचे आप किसी को लोन नहीं देंगे। लेकिन पहले क्या होता था ना कि अगर कोई बड़ी पार्टी आ गई या जान पहचान वाला ऐसा कुछ हो गया, नेताजी का कोई ऐसा निकल गया, फिर जान पहचान वाला हो गया, तो बैंक ना उसको
उससे भी नीचे पे लोन दे देते थे। मान लीजिए उन्होंने तय किया है 4%, 5%, और पता चले किसी बड़ी कंपनी को दे दिया 3% पे लोन, तो आम आदमी को तो जो बेंचमार्क रेट है उससे ज़्यादा पे लोन मिलेगा, बाकी बड़े आदमियों को या इन्फ्लुएंशियल लोगों को उससे कम पे भी मिल जाता था। इन्हीं सबको रोकने के लिए बेस रेट लाया गया। बेस रेट भी एक इंटरनल रेट था, मतलब बैंक ही तय करते थे कि बेस रेट क्या होगा। फिर उसमें भी यही सारी कमियां थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। फिर MCLR को लाया गया, कि MCLR का मतलब कि एक फॉर्मूला तय किया गया RBI के द्वारा कि ऐसे आप कैलकुलेट करोगे कि कितना आपको एक जो फंड है वो इकट्ठा करने में कितनी कॉस्ट लग रही है। मतलब कि जैसे मान लीजिए मैं 1 लाख रुपए बैंक से लेने जा रहा हूँ, बैंक तो पैसा पैदा नहीं कर रहा, बैंक ने 1 लाख रुपए, मतलब उसके जो कस्टमर होंगे उनका जो डिपॉजिट होगा उसी से बैंक को पैसा मिल रहा है, तो वो डिपॉजिट इकट्ठा करने में बैंक को क्या कॉस्ट लगा, वो कॉस्ट का कैलकुलेशन होता है, उसके आधार पे MCLR डिसाइड होता था। उस MCLR पे कितना % बैंक अपना मुनाफा कमाना चाहता है उसको तय करके लोन दिया जाता था। MCLR में दिक्कत जो सबसे बड़ी थी वो क्या थी कि जो ट्रांसमिशन होता था रेट का वो सही नहीं हो पाता था। मतलब मान लीजिए RBI ने रेपो रेट को कम कर दिया, रेपो रेट को कम कर दिया, लेकिन जो नॉर्मल कस्टमर है, बैंक को तो अब सस्ता पड़ रहा है, कॉस्ट ऑफ फंड कम हो गया ना, रेपो रेट कम हो गया, बैंक चाहे तो RBI से उधार लेगा और आसानी से उसको सस्ते दर पे लोन मिल जाएगा। लेकिन अभी उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही चल रहा है, तो इसमें जो कस्टमर होते थे ना उनको फ़ायदा नहीं मिल पाता था, ट्रांसमिशन का लाभ नहीं मिल पाता। वहीं अगर दाम जैसे रेपो रेट बढ़ गया है तो वो तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाता था कि नहीं नहीं अब तो लोन महंगा हो गया। तो जिनका फ्लोटिंग लोन ऐसा होता था वो जब कम होता था तो लाभ नहीं मिलता था, जब बढ़ता था तो तुरंत बढ़ जाता था। इस तरह की प्रैक्टिस को ख़त्म करने के लिए RBI ने 2019 में जो MCLR है उसको भी डिसकंटिन्यू कर दिया। उसके बाद जो रेट आया है वो है जिसके नीचे बैंक लोन नहीं दे सकते, वो है EBLR। EBLR डी वाला ऑप्शन क्या है इसका, सही है। ये वो रेट है जो कि एक्सटर्नली रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब इसको बैंक खुद नहीं तय कर रहे हैं, ये किसी चीज़ से लिंक होता है। जैसे अभी जो EBLR है वो किससे लिंक है, वो है रेपो रेट से लिंक है। मतलब ये है कि अगर रेपो रेट में चेंज होगा तो EBLR में तुरंत वो रिफ्लेक्ट हो पाएगा। मतलब जो ट्रांसमिशन का लाभ है RBI अगर देना चाहता है कस्टमर्स को, वो रेपो रेट कम करेगा तो EBLR के साथ जो लोन लिंक्ड होगा वो भी कम हो जाएगा। तो इस वजह से EBLR को लाया गया है ताकि बैंक ना तय करे कि उनका MCLR वगैरह कितना है, वो एक्सटर्नली जो फैक्टर्स हैं उनके ऊपर वो निर्धारित हो रहा है। तो ऐसे ये काम करता है और ये जो है इसका सही आंसर है डी वाला। आगे बढ़े, लिखा हुआ है अदिति स्कीम इज रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री। तो ये एक स्टैटिक जीके का सवाल हो सकता है और इसको लेकर करंट अफेयर में मैंने आपको भी पढ़ाया था। वैसे इसका सही जवाब क्या है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगर मैं अदिति की फॉर्म बताऊं तो क्या होगी, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विथ IDEX। अब याद आया, अभी मैंने करंट अफेयर आपको पढ़ाया था कि IDEX ने अपना 350वां जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया है, किसके लिए, जो माइक्रो सैटेलाइट्स वगैरह हैं उनके डेवलपमेंट के लिए। मतलब इसका फॉर्मेशन अदिति स्कीम को इसलिए लाया गया था कि जो टेक्नोलॉजीज़ हमारे जो रक्षा विभाग है उनको चाहिए, मतलब इंडियन नेवी, एयरफोर्स या फिर आर्मी को, और वो वर्तमान समय उपलब्ध नहीं है, तो उनको कैसे डेवलप किया जाए उसको लेकर के चैलेंजेस होते हैं, और उन चैलेंजेस के आधार पे जो भी उनकी जो क्राइटेरियाज होते हैं फुलफिल करता है उनको वो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जाता है, और ये बहुत ही सक्सेसफुल स्कीम अभी चल रही है। आगे बात करते हैं, लिखा हुआ है PMKKY स्कीम स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री डैश क्षेत्र कल्याण योजना। ये मैं आपको दे रहा हूं कि आप कमेंट करके बताएंगे इसका सही जवाब क्या है। जिन बच्चों का कमेंट सही होगा कल की क्लास में उनके नाम यहाँ पे रखूंगा कि क्या स्कीम है, किससे रिलेटेड, अगर आपको पता होगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। और आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। और चैनल को लाइक किए बिना आगे मत बढ़िएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपसे मिस ना हो। और बहुत सारी जो करंट अफेयर की न्यूज़ होती हैं थोड़ा डिटेल में अगर देखना है तो मैं शॉर्ट्स भी बनाता रहता हूं उनके, तो आप शॉर्ट्स भी जा करके देखेंगे तो आपको कई सारे जो न्यूज़ होती हैं उनकी डिटेल में चीज़ें पता चल पाएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।